नमस्कार साथियों। अपन बात कर रहे थे राजस्थान कृषि की, और राजस्थान कृषि में दोस्तों अब हमें आगे जो पढ़ना है वो प्रमुख फसलें और उनके प्रमुख उत्पादक जिलों के बारे में चर्चा करनी है। और जैसा आपने विभिन्न फसल ऋतुओं में बोई जाने वाली फसलों को पढ़ा, वहाँ पर अपन ने उन फसलों को 4 भागों में बांटकर पढ़ा है। अनाज रूपी फसलें, दलहन रूपी फसलें, तिलहन रूपी फसलें और अन्य। यहाँ भी दोस्तों हम इसी रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन अनाज फसलों की बात करेंगे और इन अनाज फसलों को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक खरीफ के समय बोए जाने वाले अनाज और एक रबी के समय बोए जाने वाले अनाज। यानी अपने को बात करनी है अनाज रूपी फसलों की। और यहां अनाजों को अपन दोस्तों 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक तो खरीफ के अनाज और एक बात करेंगे दोस्तों रबी के अनाज। जैसा आपने इन अनाजों के बारे में, इन फसलों के बारे में पहले पढ़ लिया है। खरीफ के समय बोए जाने वाले प्रमुख अनाज हैं आपका एक तो बाजरा, एक ज्वार, एक मक्का और एक चावल। और रबी में बोई जाने वाले फसलों की बात करें, अनाज फसलों की, तो दोस्तों यहाँ हमें अध्ययन करना है 2 का, गेहूं और जौ। तो अपन कुल मिलाकर ये 6 अनाज रूपी फसलें पढ़ेंगे अभी। पहला बाजरा, दूसरा ज्वार, तीसरा मक्का, चौथा चावल, 5वां गेहूं और 6वां दोस्तों जौ। अब बाजरा मूलतः कहाँ की फसल है, ये किस जलवायु की फसल है, कौन से कटिबंध की फसल है, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका कहाँ होता है, भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, इसे किन किन उपनामों से जाना जाता है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजस्थान में बाजरे की प्रमुख मंडी कहाँ है, ये सारी चर्चा अपन दोस्तों करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें खरीफ के समय बोए जाने वाले अनाजों की। और इसमें आपको बताया कि हमें 4 अनाज पढ़ने हैं। एक बाजरा, दूसरा मक्का, तीसरा ज्वार और चौथा पढ़ना है दोस्तों चावल। सबसे पहले देखिए आप बाजरा। बाजरे में सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी उत्पत्ति, कि बाजरे की उत्पत्ति कहां से हुई। तो दोस्तों बाजरा मूलतः अफ्रीकी मूल की फसल है। अर्थात बाजरे की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो दोस्तों जवाब होगा अफ्रीका से। ठीक है। फिर बात करेंगे बाजरे के उपनामों की, किसे किन उपनामों से जाना जाता है। तो दोस्तों बाजरे को एक तो कहा जाता है राजस्थान का गौरव, और दूसरा उपनाम दिया गया दोस्तों गरीब का भोजन। एक तो कहा जाता है इससे राजस्थान का गौरव, और दूसरा उपनाम क्या दिया गया दोस्तों, गरीब का भोजन। यहां गरीब के साथ जोड़ी हुई उपमाएं आप याद रखें। गरीब का भोजन तो कहते हैं दोस्तों बाजरे को, ज्वार है ना, इसे कहते हैं गरीब की रोटी, और जो है, जो को कहते हैं गरीब का अनाज, मूंगफली है उसे कहते हैं गरीब का मेवा, या गरीब का काजू या गरीब का बादाम,
किसको कहा जाता है? तो दोस्तों मूंगफली को कहते हैं। इसी प्रकार एक तिलहन फसल है अपनी तिल, जिसे कहते हैं दोस्तों गरीब का घी। तो गरीब के साथ जोड़कर जो उपनाम दिए गए हैं उनको सबको एक साथ याद कर लें आप। गरीब का भोजन तो किसको कहा जाता है दोस्तों? बाजरे को। गरीब की रोटी किसको कहा जाता है? जवार को। गरीब का अनाज किसको कहा जाता है? जौ को। गरीब का मेवा या गरीब का काजू या बादाम किसको कहा जाता है? तो अपना जवाब होगा मूंगफली को। और गरीब का घी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों जवाब होगा तिल। ठीक है, अब वापिस बाजरे में आइए। जैसा हमें पता है कि बाजरा खरीफ के समय बोया जाता है, यहां दोस्तों एक बात और याद रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? वह अनाज जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाता है, तो दोस्तों वो भी कौन सा है? बाजरा है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बाजरे की बात करें तो बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या है? इसे दोस्तों पेनिसिटियम थाइपोडियम कहा जाता है। इसके लिए अनुकूलित वर्षा यानी किस वर्षा में यह आसानी से इसकी कृषि की जा सकती है? तो दोस्तों इसके लिए पर्याप्त वर्षा है 30 से लेकर 50 सेंटीमीटर। और इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो वो उपयुक्त मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, एक बार यहां तक दोबारा देखें। बाजरे का वानस्पतिक नाम तो क्या है दोस्तों? पेनिसेटम थाइपोडियम है। इसके बाद अपन बात करें कि बाजरे के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी होती है? तो 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों बलुई दोमट मिट्टी है। बाजरे की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो अपना जवाब होगा अफ्रीका से हुई है। बाजरे को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं और इसे गरीब का भोजन भी कहते हैं। याद रखना यहाँ पर राजस्थान के गौरव की जो उपनाम है या उपमा है, वो राजस्थान में 3 प्रमुख चीजों को दी जाती है दोस्तों। एक तो फसल, एक है वृक्ष और एक है दोस्तों किला। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो जवाब होगा चित्तौड़गढ़ किले को। राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? तो दोस्तों खेजड़ी को कहा गया है। और राजस्थान का गौरव किस फसल को कहा गया है? तो अपना जवाब होगा बाजरे को कहा गया है। ठीक है, इसके बाद बात की कि बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल है। यह खरीफ के समय संपूर्ण कृषि क्षेत्र के लगभग 2/3 भाग पर बोया जाता है। याद रखना दोस्तों, ये सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल है। फिर भी राजस्थान का एक भाग ऐसा है जहां बाजरे की खेती नहीं की जाती। तो सामान्यतः अपन सोचते हैं कि बाजरा तो राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर बोया जाता है, तो शायद संपूर्ण राजस्थान में इसकी खेती होती होगी। लेकिन यहाँ बात जो इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो अपना हाड़ौती क्षेत्र है वहां पर बाजरे की कृषि नहीं की जाती। ठीक है, राजस्थान में अगर अपन बात करें तो वह फसल जो सभी जो अपने 33 जिले हैं उनसे उत्पादित होती है, तो वो दोस्तों एकमात्र फसल चना है। बाजरा भले ही सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाता है, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र में इसकी कृषि नहीं की जाती। फिर बात करें इसके उत्पादन की, तो दोस्तों उत्पादन की बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन बाजरे का भारत से होता है। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करें तो राजस्थान से होता है। भारत के संपूर्ण बाजरा उत्पादन का 1/5 से अधिक भाग अकेले राजस्थान से उत्पादित होता है। तो विश्व में तो सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन कहां से? भारत से। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहां से दोस्तों? तो जवाब होगा राजस्थान से। अब यहां राजस्थान में अपन 2 चीज पढ़ेंगे। एक तो प्रश्न आता है कि राजस्थान में बाजरे की सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है?
अर्थात बाजरे का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र कौन से जिले में है और बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में किस जिले से उत्पादित होता है। याद रखना दोस्तों, दोनों प्रश्नों के जवाब अलग अलग हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों बाजरे का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र बाड़मेर जिले के अंतर्गत है, जबकि बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन है वो अलवर से होता है। बोया गया क्षेत्र तो सर्वाधिक कहां दोस्तों, बाड़मेर, और बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है तो अपना जवाब होगा दोस्तों अलवर से। याद रखना यहां पर राजस्थान में प्रत्येक 4 वर्ष के बाद हर 5वें वर्ष में कृषि गणना की जाती है और राजस्थान में जो अंतिम कृषि गणना हुई है दोस्तों वो 2015-16 में हुई है और 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान के जो 3 प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले हैं वो क्रमशः अलवर, जयपुर और सीकर हैं। सबसे बड़ा उत्पादक अलवर है दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक जयपुर है और तीसरा सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक जिला अपना सीकर है। तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन अलवर जिले से, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जयपुर, जबकि याद रखना दोस्तों पहले जयपुर बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन 15-16 की कृषि गणना के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है, अपना जवाब होगा अलवर। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करें कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है तो दोस्तों इसकी सर्वाधिक खेती या सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र इसका कहाँ है, बाड़मेर में। वहीं पर राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। कहने का मतलब यदि प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया तो अपना जवाब क्या होगा, बाड़मेर। जबकि बाजरे की जो प्रमुख मंडी है राजस्थान में दोस्तों वो जोधपुर है। राजस्थान में बाजरे की प्रमुख मंडी कहाँ है तो अपना जवाब क्या होगा, जोधपुर है। यहाँ जो किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट है वो जानते हैं कि जब बाजरा पक रहा होता है, बाजरे का जब पकने का समय होता है, यदि उस दरमियान वर्षा हो जाए तो बाजरे में गोंद रूपी, जिससे अपन स्थानीय भाषा में गोंद कहते हैं दोस्तों, वह रोग लग जाता है जिससे अर्कट कहा जाता है। और ये गोंद लगा हुआ, अर्कट लगा हुआ बाजरा खाने में भले ही स्वादिष्ट होता है लेकिन दोस्तों यह जहरीला हो जाता है। और कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अर्कट लगे बाजरे के सेवन से सर्वाधिक नुकसान किस प्रकार के व्यक्ति को होता है तो याद रखना दोस्तों यह अर्कट युक्त बाजरा गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वाधिक नुकसानदायी होता है, क्योंकि इस अर्कट युक्त बाजरे के सेवन से गर्भपात होने तक की संभावनाएं रहती हैं। तो खाने में तो क्या हो जाएगा, अर्कट लगने के बाद बाजरा स्वादिष्ट हो जाएगा, लेकिन होगा कैसा दोस्तों, जहरीला होगा। और इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव किन पर होता है, गर्भवती महिलाओं पर। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाजरा मुख्यतः राजस्थान के कौन से भाग की प्रमुख खाद्यान्न फसल है तो याद रखना दोस्तों बाजरा पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और वहां भी मुख्यतः शीत ऋतु में यह खाई जाती है। तो बाजरा शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अपन बात करें तो दूसरा जो प्रमुख अनाज है जो रबी के या खरीफ के समय बोया जाता है दोस्तों वो है ज्वार। इस ज्वार का जो वानस्पतिक नाम है वो है दोस्तों सोरगम वल्गर। और इसके लिए जो आवश्यक वर्षा है वह है दोस्तों 40 से लेकर 130 सेंटीमीटर तक। और इसके लिए अनुकूलित मिट्टी की बात की जाए तो दोमट या चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी ये ज्वार की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। अब यहां बात करें इसके उपनामों की तो एक उपनाम दोस्तों आपने यहां पर पढ़ा, इसे गरीब की रोटी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके वानस्पतिक नाम के आधार पर ज्वार को सोरगम भी कहा गया है। इसके अलावा ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। तो 3 उपनाम याद रखें आप।
एक तो ज्वार को कहते हैं मोटे अनाजों का राजा, एक कहते हैं दोस्तों इसे गरीब की रोटी, और एक इसे बॉटनिकल नेम के आधार पर सोरगम भी कहा जाता है। अब मोटा अनाज कहते किसे हैं, ये समस्या है। तो याद रखें दोस्तों, शुरुआत में प्रमुख वैज्ञानिकों के द्वारा वो फसलें जिनमें ये माना गया कि पौष्टिकता की कमी होती है उनको मोटे अनाज की संज्ञा दी गई है। जिनमें पौष्टिक तत्वों की कमी हो उनको क्या कहा गया है दोस्तों, मोटा अनाज कहा गया है। और मोटे अनाज की श्रेणी में मुख्यतः कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो बाजरा, ज्वार, मक्का और जौ, ये प्रमुख मोटे अनाज के उदाहरण हैं। इन मोटे अनाजों में राजा तो कहा जाता है दोस्तों ज्वार को, और रानी कहा जाता है मक्का को। तो दोनों याद रखना, मोटे अनाजों का राजा तो किसको कहा गया है, ज्वार को, और अनाजों की रानी किसको कहा गया है दोस्तों, मक्का को। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इनके मूल नाम से स्त्रीलिंग जैसा प्रतीत ज्वार होता है, जबकि मक्का पुल्लिंग जैसा प्रतीत होता है, जबकि उपनाम विपरीत है। इसे तो राजा कहा गया है और इसको दोस्तों रानी कहा गया है। अब बात चल रही थी मोटे अनाज की, तो शुरुआत में वैज्ञानिकों ने यह माना कि शायद इनमें पौष्टिक तत्वों की कमी होती है, लेकिन याद रखें दोस्तों, वो शुरुआती वैज्ञानिकों का जो निर्धारण था वो वर्तमान में गलत साबित हुआ है, क्योंकि वर्तमान शोध और अध्ययन से पता चला है कि इन मोटे अनाजों में पर्याप्त पौष्टिकता पाई जाती है। अगर अपन बाजरे की ही बात कर लें तो दोस्तों बाजरा है उसमें गेहूं से अधिक कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। अब बाजरे को जो वर्तमान में नया नाम दिया गया है दोस्तों, F5 भी कहा जाता है इसे। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि F5 किसे कहा गया है, तो दोस्तों वह बाजरे को कहा गया है। ये खाद्यान्न भी है, यानी फूड भी है। इसके रेशे से वस्त्र बनाने का भी प्रयोग कार्य चल रहा है, अर्थात ये फाइबर भी श्रेणी में भी आता है। इसके का उपयोग खाद के रूप में भी किया जा सकता है दोस्तों। ये फर्टिलाइजर भी है, यानी 5 F वाले अर्थ ये बाजरा प्रदान करता है, इसलिए इसे F5 कहा गया है। तो F5 किस फसल को कहा गया, अपना जवाब क्या होगा दोस्तों, बाजरे को कहा गया है। अब वापिस ज्वार पर आ जाओ। यहाँ जैसा आपने खरीफ की और रबी की फसलें पढ़ी, उस समय एक मोटा मोटी बात की थी कि खरीफ के समय बोए जाने वाले फसलों में ज्वार, मक्का और सोयाबीन तो हैं उपोष्ण जलवायु कटिबंध की, और बाकी समस्त खरीफ में बोई जाने वाली फसलें दोस्तों उष्ण कटिबंध की हैं। जैसे बाजरे के लिए यदि प्रश्न आ जाए कि बाजरा कौन से कटिबंध की फसल है, तो याद रखना दोस्तों बाजरा उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है और इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अर्थात बाजरा जो है ना वह उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु की फसल है, और दोस्तों यह ज्वार है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। ठीक है। अब बाजरे में लगने वाले रोग की एक प्रमुख बात की थी आपने, अर्कट की। इसके अलावा भी बाजरे में बहुत सारे रोग लगते हैं दोस्तों, जैसे कंडुआ बाजरे में लगने वाला एक रोग है। इसके अलावा ग्रीन एयर जो है वो भी बाजरे में ही लगने वाला एक रोग है। इसके अलावा आपका एक रोग है सूखा, वो भी बाजरे में लगता है। विभिन्न फसलों के जो प्रमुख रोग हैं वो अलग से अपन एक स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे। बाजरे में लगने वाले रोग, ज्वार में लगने वाले रोग, तो यहाँ पर अपन इनमें अलग अलग बात न करके दोस्तों सारे फसलों के विभिन्न रोगों को एक साथ एक सारणी के रूप में पढ़ेंगे। वापिस यहाँ आ जाओ आप। ज्वार, ज्वार के उपनाम आपने पढ़े, इसे गरीब की रोटी, सोरगम या मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। इसका वानस्पतिक जो नाम है वो दोस्तों सोरगम वल्गर है। इसके लिए आवश्यक जो वर्षा है वो 40 से 130 सेंटीमीटर है, और इसके लिए उपयुक्त प्रमुख मिट्टी दोस्तों दोमट, चिकनी या काली मिट्टी है। अब बात की थी कि ये कौन से जलवायु की फसल है, तो ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, और ऐसा माना जाता है कि इस फसल की उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। यानी जैसे बाजरा अफ्रीकी मूल की फसल है, तो ज्वार दोस्तों अमेरिकी मूल की फसल मानी जाती है। वर्तमान में
इस ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन अपन भारत में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य दोस्तों महाराष्ट्र है। भारत में ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है तो अपना जवाब होगा महाराष्ट्र से होता है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का ज्वार उत्पादन में देश में दोस्तों 5वां स्थान है। बाजरा उत्पादन में तो दोस्तों फर्स्ट था, ज्वार उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो 5वां है। जबकि यहां पर एक चीज आपको याद और रखनी होगी, कई बार प्रश्न आ जाता है कि ज्वार के बोए गए क्षेत्र के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों उसके अनुसार राजस्थान का देश में 3रा स्थान है। ज्वार के उत्पादन में तो राजस्थान का देश में 5वां स्थान, ज्वार के बोए गए क्षेत्र के अनुसार राजस्थान का देश में दोस्तों 3रा स्थान, जबकि ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। अब बात करें कि राजस्थान में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन है वो कहां से होता है, तो दोस्तों राजस्थान में ज्वार का सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र और सर्वाधिक उत्पादन दोनों ही अजमेर। अगर प्रश्न आ जाए कि ज्वार का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र किस जिले में, तो जवाब अजमेर होगा। राजस्थान में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है दोस्तों, तो भी जवाब आपका अजमेर होगा। फिर बात करते हैं कि जैसे बाजरे का अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्थापित किया गया है, तो राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र है वो वल्लभनगर उदयपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थापित किया गया है। इसके बाद बात करें दोस्तों, तीसरी प्रमुख अनाज फसल की खरीफ के समय जो बोई जाती है वो मक्का है, और मक्के का वानस्पतिक नाम दोस्तों जी मेज है। बॉटनिकल जो नेम है इसका वो जी मेज है। इसके लिए उपयुक्त जो वर्षा है वो 50 से 70 सेंटीमीटर है, और इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो दोस्तों मक्का के लिए नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी, जिसमें नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा हो, ऐसी दोमट मिट्टी को मक्का की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान में जो अरावली के ढालों पर और उसकी तलहटी में जो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, वह भी मक्के की के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। याद रखना दोस्तों, जैसे बाजरा आपने पढ़ा पश्चिमी राजस्थान की शीतकाल की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो ये ज्वार और जो मक्का है ना वो मेवाड़ की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। ज्वार और मक्का राजस्थान के कौन से क्षेत्र की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो दोस्तों ये मेवाड़ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यहां पर अपन बात करें इसके उपनाम की, तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप, मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का को कहा गया दोस्तों अनाजों की रानी। ये मक्का है वो भी ज्वार की तरह उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, और इसकी उत्पत्ति भी अमेरिकी मूल से मानी जाती है दोस्तों। भारत में मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश से होता है। कहने का मतलब भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अपना जवाब होगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की स्थापना होने के बाद 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना स्थापित किया गया, उसके बाद अपन बात करें तो राजस्थान की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आया है दोस्तों। पहले तेलंगाना की स्थापना से पहले मक्का के बोए गए क्षेत्र में राजस्थान का स्थान दूसरा था और उत्पादन में दोस्तों चौथा था। लेकिन अब बात करें तो मक्के के बोए गए क्षेत्र में राजस्थान का स्थान देश में तीसरा है और उत्पादन में 5वां है, यानी सेम वही स्थान है दोस्तों जो ज्वार में था। राजस्थान में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन चित्तौड़ जिले से होता है। भारत में तो सबसे ज्यादा दोस्तों आंध्र प्रदेश में, और राजस्थान में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन कहां से होता है, तो अपना जवाब होगा चित्तौड़ से। लेकिन याद रखना मक्के की सर्वाधिक कृषि उदयपुर में की जाती है, यानी राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र है वो कौन से जिले में,
तब तो जवाब होगा उदयपुर। और सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले से दोस्तों, तब जवाब होगा चित्तौड़। और मक्का मुख्यतः कौन से भौतिक प्रदेश में बोया जाता है, तो याद रखें दोस्तों, अरावली के पहाड़ी ढालों पर मक्के की खेती की जाती है। कई बार इसको ये प्रश्न इस रूप में भी पूछा गया है कि दक्षिणी अरावली के ढालों पर किस फसल की खेती की जाती है, तो दोस्तों मक्का की खेती की जाती है। याद रखना, मक्का वह फसल है जिसमें स्टार्च की अधिकता है, इसमें स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। यही कारण है कि स्टार्च की अधिकता के कारण ही जो मक्का है ना, इसकी हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा बनाया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि साइलेज नामक चारा किस फसल से या किस फसल की हरी पत्तियों से बनाया जाता है, तो दोस्तों मक्के की हरी पत्तियों से बनाया जाता है। और इसका कारण है मक्के में स्टार्च की प्रचुरता का होना। अब याद रखना दोस्तों, जो मक्का है ना, वह ऐसी फसल है जिसका अधिकांश विकास रात्रि काल में होता है। दिन के बजाय मक्का का जो विकास है, वृद्धि है, वो रात्रि काल में होता है। और इसको भी एक प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है कि मक्का की फसल का कितना प्रतिशत विकास रात्रि काल में होता है, तो दोस्तों मक्का की फसल का 80% जो विकास है वो रात्रि काल में होता है। यही कारण है कि यदि मक्का की फसल युक्त कोई खेत है, उसके पास रात को आप हल्की चटक चटक की आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा विकास है वो दोस्तों रात्रि काल में होता है। फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मक्के की फसल को तैयार होने में लगभग कितने दिन का समय लगता है, तो दोस्तों 110 दिन में मक्के की फसल तैयार हो जाती है। दोबारा देखना, उपनाम तो क्या है इसका, अनाजों की रानी। वानस्पतिक नाम है जीमेज। इसके लिए उपयुक्त वर्षा है 50 से 70 सेंटीमीटर। उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी। मुख्यतः राजस्थान के कौन से भाग में, दक्षिणी अरावली के ढालों पर बोई जाती है। इसकी उत्पत्ति अमेरिका से मानते हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश से होता है। वर्तमान में राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से देश में 5वां स्थान है, जबकि पहले 4था स्थान था। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका चित्तौड़ जिले से होता है, जबकि इसका सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र दोस्तों उदयपुर जिले में है। इसका 80% विकास जो है वो रात्रि काल में होता है। और इसकी फसल को तैयार होने में लगभग 110 दिन की अवधि लगती है। और इसमें स्टार्च की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसकी हरी पत्तियों से दोस्तों साइलेज नामक चारा बनाया जाता है। फिर बात करें इसके अनुसंधान केंद्र की, जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में, जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में, तो दोस्तों मक्का अनुसंधान केंद्र है वो बोखर गांव बांसवाड़ा में स्थापित किया गया है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अपना जवाब क्या होगा, बोखर गांव बांसवाड़ा में। और ये जो बांसवाड़ा स्थित कृषि केंद्र है ना, इसके द्वारा मक्का की 3 प्रमुख फसलों का विकास किया गया दोस्तों। और वो 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं देखना, बांसवाड़ा कृषि केंद्र द्वारा विकसित अगर अपन 3 प्रमुख किस्मों की बात करें, तो वो 3 प्रमुख किस्में हैं दोस्तों। एक तो है माही कंचन, एक है दोस्तों माही धवल, और एक किस्म है सविता। तो मक्का की वो 3 प्रमुख किस्में जिनका विकास बांसवाड़ा स्थित कृषि केंद्र द्वारा किया गया, तो वो दोस्तों माही कंचन, माही धवल और सविता है। याद रखना, इनमें माही धवल और माही कंचन है वो तो मक्का की संकर किस्में हैं, और सविता है दोस्तों वह मक्का की देसी किस्म है। और कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि मक्का की वह किस्में जिनकी खेती रबी के साथ भी की जा सकती है, तो दोस्तों बांसवाड़ा कृषि केंद्र द्वारा विकसित ये दोनों संकर किस्में है ना, माही कंचन और माही धवल, इनकी खेती रबी के समय भी की जा सकती है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें अपन चौथी फसल की, और
खरीफ के समय बोई जाने वाली अपनी चौथी फसल दोस्तों चावल है, और चावल मूलतः भारतीय फसल मानी जाती है। ये दोस्तों उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसका जो वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है, वो ओरिजा स्टेवा है। और इसके लिए उपयुक्त वर्षा की बात करें तो दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर है। और इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो कांपी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा काली मिट्टी भी इसके लिए दोस्तों उपयुक्त मानी गई है। ठीक है, अब जो ये अपनी चावल है, ये विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल है, विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल है, और विश्व में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन वाली फसल भी दोस्तों चावल है। इसके अलावा विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा खाई जाने वाली खाद्यान्न फसल भी चावल है। चाहे बात विश्व की कर लो, चाहे बात भारत की कर लो, दोनों का समान आंसर होगा दोस्तों। विश्व और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल चावल, विश्व और भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल चावल, विश्व और भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा खाई जाने वाली खाद्यान्न फसल चावल, विश्व और भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन वाली खाद्यान्न फसल तो भी दोस्तों चावल होगा। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में इन तीनों प्रश्नों के जवाब अलग होंगे। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल पढ़ चुके आप, बाजरा है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली खाद्यान्न फसल दोस्तों गेहूं है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन वाली खाद्यान्न फसल भी दोस्तों गेहूं है। और राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा खाई जाने वाली खाद्यान्न फसल भी गेहूं है। जबकि भारत और विश्व में इन चारों ही श्रेणियों में कौन सी फसल आएगी दोस्तों? चावल आएगी। अब चावल है ना, विश्व भर में बोई जाने वाली चावल को मुख्यतः दोस्तों दो किस्मों में बांटते हैं। और वो दो किस्में हैं कौन सी? तो देखिए आप, जैसे आपने पढ़ा कि चावल है वो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध दोनों में बोई जाती है। दोस्तों उष्ण कटिबंध में बोई जाने वाली चावल की किस्म है उसको कहते हैं इंडिका। उष्ण कटिबंध में जो चावल की किस्म बोई जाती है वो क्या कहलाती है? तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों? इंडिका। और उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में जो बोई जाती है दोस्तों उस फसल का नाम है जापानिका। यानी विश्व भर में बोई जाने वाली चावल को मुख्यतः कितनी किस्मों में बांटा जा सकता है दोस्तों? दो किस्मों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 इंडिका और नंबर 2 है जापानिका। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तो कौन सी बोई जाती है दोस्तों? इंडिका। और उपोष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में कौन सी बोई जाती है? जापानिका। अब ये जो चावल है ना, इस चावल में अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसा आपने पढ़ा दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर कम से कम वर्षा होनी चाहिए। इसमें जो फसल है उसकी जड़ों में हमेशा पानी भरा रहना चाहिए। इसका मतलब चावल की जो फसल जिन खेतों में की जाती है उनमें पानी भरा रहता है। और दोस्तों यहीं से एक प्रश्न निकलता है कि चावल की फसल के पानी भरे खेतों से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों वह गैस है CH4 यानी मीथेन। पानी भरे चावल के खेतों से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो अपना जवाब क्या होगा? मीथेन गैस है, वो इन खेतों से उत्पन्न होती है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें उत्पादन की, तो चावल के उत्पादन में यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों चावल का चीन से होता है। और चीन के बाद विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। क्योंकि ये विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है तो यहां अपन विश्व स्तर की बात करेंगे। विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश तो दोस्तों चीन है। और विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान है दोस्तों वो नंबर 2 है।
यहां पर अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन है वो दोस्तों पश्चिमी बंगाल से होता है। यानी भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अपना जवाब होगा पश्चिमी बंगाल। और भारत में राजस्थान के स्थान की बात की जाए तो दोस्तों चावल उत्पादन में राजस्थान का भारत में 23वां स्थान है, जो पहले 22वां था। तेलंगाना की स्थापना के बाद राजस्थान का देश में 23वां स्थान है। दोबारा से देखें, विश्व भर में बोई जाने वाली चावल को मुख्यतः दो किस्मों में बांटा जा सकता है, इंडिका और जापानी का। उष्ण कटिबंध में बोई जाने वाली किस्म तो है इंडिका, और उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में बोई जाने वाली किस्म है दोस्तों जापानी का। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्थान में चावल की कृषि किस तकनीक से की जाती है, तो यहाँ दोस्तों याद रखना, राजस्थान में चावल की खेती जापानी तकनीक से की जाती है। कई बार प्रश्न आ जाता है ये कि राजस्थान में चावल की कृषि कौन सी तकनीक से करते हैं, तो जवाब क्या होगा, जापानी तकनीक से करते हैं। उसके बाद बात की दोस्तों आपने कि चावल के जो खेत होते हैं उनमें हमेशा पानी भरा रहता है, क्योंकि इस फसल की जड़ों में हमेशा पानी की आवश्यकता होती है, और उन पानी भरे खेतों से मीथेन गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। यही कारण है कि चावल के खेतों के निकट से जब गुजरते हैं तो सड़ी हुई वस्तु जैसी गंध आती है। इसके बाद बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक दोस्तों चीन है, और चीन के बाद भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिमी बंगाल से होता है, लेकिन याद रखना दोस्तों, भारत में चावल का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, और सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो पश्चिमी बंगाल से हो रहा है। जबकि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो दोस्तों वह है आपका छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। फिर भी क्या कारण है कि सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, तो फिर सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिमी बंगाल से क्यों होता है, तो इसका कारण है दोस्तों पश्चिमी बंगाल भारत का एकमात्र राज्य है जहां चावल की कृषि तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है दोस्तों। ये खरीफ के समय, रबी और जायद तीनों समय बोया जाता है, और इसकी तीन प्रमुख किस्में अमन, बोरो और ऑल्स जो हैं वो पश्चिमी बंगाल में बोई जाती हैं। पश्चिमी बंगाल ही एकमात्र राज्य है जहां चावल की खेती वर्ष भर की जाती है। यही कारण है कि यहाँ इसका उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। राजस्थान में इसका उत्पादन अगर अपन बात करें तो भारत में राजस्थान का स्थान दोस्तों 23वां है, और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों हनुमानगढ़ से होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जो जिला है वो हनुमानगढ़ है, जबकि सर्वाधिक बोया गया जो क्षेत्र है ना दोस्तों वो बांसवाड़ा में है। यानी राजस्थान में चावल सर्वाधिक कहां बोया जाता है, तब तो जवाब होगा बांसवाड़ा। और सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, तो दोस्तों जवाब होगा हनुमानगढ़। फिर बात यहां पर भी आती है कि राजस्थान में चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है दोस्तों, तो राजस्थान में चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थापित किया गया है, और बांसवाड़ा स्थित कृषि केंद्र द्वारा चावल की भी एक प्रमुख किस्म विकसित की गई है दोस्तों, जिसका नाम है माही सुगंधा। माही धवल और माही कंचन तो हैं मक्के की किस्में, और माही सुगंधा है दोस्तों किसकी किस्म, चावल की किस्म। और ये कौन से कृषि केंद्र के द्वारा, अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है, तो बांसवाड़ा कृषि केंद्र के द्वारा विकसित की गई है। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि राजस्थान में बोई जाने वाली चावल की प्रमुख किस्में कौन सी हैं, और उन किस्मों की राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में खेती की जाती है। तो दोस्तों यहां अपन राजस्थान में बोई जाने वाली चावल की प्रमुख किस्मों की बात करेंगे। जैसे एक प्रसिद्ध किस्म है सेला बासमती। ये सेला बासमती चावल है ना दोस्तों, ये अपने दाने के आकार और सुगंध के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, और इसकी खेती मुख्यतः राजस्थान में बूंदी में की जाती है। यानी सेला बासमती चावल
कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अपना जवाब होगा दोस्तों बूंदी का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार चावल की किस्म होती है दोस्तों सफेदा, और एक किस्म है लकड़ा। चावल की ये किस्म है वो पूर्वी राजस्थान में विशेषकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये जो जिले हैं यानी पूर्वी जो मैदानी भाग है, पूर्वी राजस्थान है, उसमें कौन सी चावल की किस्में बोई जाती हैं, तो दोस्तों अपना जवाब होगा सफेदा या लकड़ा किस्में। इसके बाद एक किस्म है परमल, ये भी चावल की एक किस्म है, और दोस्तों इसकी खेती हाड़ौती क्षेत्र में की जाती है, यानी दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर परमल किस्म की खेती की जाती है। फिर है गरड़ बासमती, राजस्थान में ही बोई जाने वाली चावल की एक किस्म है दोस्तों गरड़ बासमती, इसकी खेती भी हाड़ौती क्षेत्र में की जाती है। फिर एक है दोस्तों नाली बासमती, और इसकी खेती नाली नाम से ही पता चल रहा है। नाली दोस्तों हनुमानगढ़ क्षेत्र में घगर नदी के प्रवाह को कहते हैं, और उस घगर नदी बेसिन क्षेत्र में जो चावल की खेती या किस्म बोई जाती है उसी को नाली बासमती कहा गया है। तो दोस्तों नाली बासमती चावल है ना, वो मुख्यतः गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में बोया जाता है। इसी प्रकार अपन बात करें माही सुगंधा की, तो ये मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में बोया जाता है दोस्तों, विशेषकर बांसवाड़ा जिले में। तो ये राजस्थान में बोई जाने वाली चावल की प्रमुख किस्में हैं। एक बार दोबारा देखना, सेला बासमती जो अपने दाने के आकार और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये बूंदी का प्रसिद्ध है। सफेदा और लकड़ा जो चावल की किस्में हैं वो पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः अलवर व भरतपुर जिलों में बोई जाती हैं। परमल जो चावल की किस्म है उसकी खेती हाड़ौती क्षेत्र में की जाती है। गरड़ बासमती चावल है उसकी खेती भी दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में की जाती है। नाली बासमती चावल है ये मुख्यतः घाघर नदी बेसिन क्षेत्र यानी गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में बोया जाता है। और माही सुगंधा जो है उसकी खेती दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। तो ये है आपकी खरीफ के समय बोई जाने वाली प्रमुख अनाज फसलें, उनके सबसे बड़े उत्पादक जिले, उनके प्रमुख अनुसंधान केंद्र, उनसे संबंधित चर्चा दोस्तों अपन ने यहाँ पर की। अब उसके बाद आगे अपन बात करेंगे रबी के समय बोई जाने वाली प्रमुख अनाज फसलें, और वो दो प्रमुख फसलें हैं जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा। एक है दोस्तों गेहूं और दूसरा है जौ। सबसे पहले बात करें गेहूं की दोस्तों, पहला प्रश्न तो इसमें भी उत्पत्ति का ही पूछा जाएगा कि गेहूं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो याद रखें दोस्तों गेहूं की उत्पत्ति फिलिस्तीन से हुई है। गेहूं की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो अपना जवाब होगा फिलिस्तीन से मानी जाती है। फिर बात करें गेहूं कौन सी जलवायु की फसल है, तो दोस्तों ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। फिर इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो ट्रिटिकम एसेसिटिवम इसका वानस्पतिक नाम है। इसके लिए उपयुक्त वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर है, और उपयुक्त मिट्टी दोस्तों दोमट कांपीय मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। जैसा आपने पढ़ा कि चावल की विश्व भर में बोई जाने वाली जो किस्में हैं वो दो होती हैं, ठीक उसी प्रकार दोस्तों गेहूं की खेती भी उष्ण, उपोष्ण व शीतोष्ण कटिबंधों में की जाती है, और उसके आधार पर गेहूं को दो किस्मों में बांटा जाता है, सर्दीय गेहूं और बसंतीय गेहूं। यानी विश्व भर में बोई जाने वाली जो गेहूं की किस्में हैं वो प्रमुख किस्में दो हैं दोस्तों, एक तो है आपकी सर्दीय गेहूं और एक है बसंतीय गेहूं। एक तो सर्दीय और दूसरा है दोस्तों बसंतीय। बसंतीय गेहूं की खेती की जाती है शीतोष्ण कटिबंध में। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बोई जाती है गेहूं की किस्म वो तो है आपकी बसंतीय, क्योंकि इसकी खेती बसंत ऋतु में करते हैं। और सर्द ऋतु के समय जो बोया जाता है जैसे अपने यहाँ पर बोते हैं
तो उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर गेहूं की कौन सी किस्म बोई जाती है? तो जवाब होगा दोस्तों सर्दीय। यानी विश्व भर में गेहूं की कितनी किस्मों की खेती होती है? 2 की, एक बसंतीय, दूसरा सर्दीय। शीतोष्ण कटिबंध में तो बसंतीय और दोस्तों उष्ण या उपोष्ण कटिबंध में सर्दीय गेहूं। बसंती गेहूं है वो थोड़ा उजले रंग का होता है, पीले भूरे रंग का होता है। और दोस्तों जो अपना गेहूं होता है जिसे सर्दी गेहूं कहते हैं, ये लाल पीले रंग का होता है, ये लालिमा लिए हुए होता है। और जैसा आप पढ़ते हैं कि अक्सर जिसका रंग थोड़ा सा लालिमा लिए हुए होता है व्यक्ति का, तो उसके रंग के लिए कहते हैं गेहुआ रंग। तो अपना जो बसंती गेहूं है वो तो लाल भूरे रंग का होता है, सर्दी गेहूं तो, और बसंती गेहूं है दोस्तों ये पीले भूरे रंग का होता है। और इसका दाना भी अपने वाले गेहूं की तुलना में थोड़ा मोटा होता है। अब उसके बाद बात करें कि राजस्थान में विश्व में जो गेहूं है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है? तो विश्व में दोस्तों चावल की तरह चीन है, वो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। और अपने भारत का जो स्थान है दोस्तों वो दूसरा है। चावल के समान विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन चाइना से, और भारत का विश्व में स्थान कौन सा है दोस्तों? दूसरा है। भारत में सबसे ज्यादा कहां से होता है गेहूं का उत्पादन? तो याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन की बात करें तो वो पंजाब से होता है। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन भी उत्तर प्रदेश से होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों पंजाब से होता है। अपना जो राजस्थान है इसके उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है दोस्तों। बोए गए क्षेत्र में तो राजस्थान का देश में 4था स्थान है गेहूं में, और उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों 5वां स्थान है। एक बार दोबारा देखना, गेहूं की उत्पत्ति कहां से हुई है? अपना जवाब होगा फिलिस्तीन से हुई है। ये कौन सी जलवायु की फसल है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। विश्व भर में इसकी कितनी किस्में बोई जाती हैं? यहाँ पर एक बात और याद रखना दोस्तों, गेहूं सर्वाधिक अनुकूलन वाली फसल मानी जाती है। ये सभी कृषि जलवायु कटिबंधों में बोई जाती है, चाहे वो उष्ण हो, शीतोष्ण हो या शीत हो। और ये अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग समय बोई जाती है इन क्षेत्रों में। जैसे अपने उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी खेती शरद ऋतु के प्रारंभ में करते हैं, इसलिए यहाँ बोई जाने वाली किस्म सर्दी गेहूं कहलाती है। और शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है मध्य एशिया, वहां पर इसकी खेती दोस्तों बसंत ऋतु के समय करते हैं, उससे बसंती गेहूं कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका चीन से होता है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में स्थान नंबर 2 है दोस्तों। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश से होता है, जबकि भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब से होता है। राजस्थान का बोए गए क्षेत्र के आधार पर तो देश में गेहूं की दृष्टि से स्थान नंबर 4 है, और उत्पादन की बात करें तो दोस्तों राजस्थान देश का 5वां बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है? तो अपना जवाब होगा दोस्तों गंगानगर से होता है। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों? गंगानगर है। यही कारण है कि गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा या अनागार भी कहा जाता है। तो राजस्थान में का अन्न का कटोरा किसे कहा गया है? अपना जवाब होगा दोस्तों गंगानगर को कहा गया है। ठीक है, ये बात हो गई गेहूं की। इसके अलावा गेहूं की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? सरबती है, मैक्सिकन है, कोहिनूर है, ये सारी दोस्तों सोनालिका है। ये गेहूं की प्रमुख किस्में हैं जिनके बारे में वे अपन सभी फसलों की किस्मों के बारे में अलग से पढ़ेंगे। अब उसके बाद अपन बात करें जौ की, तो जो है इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है दोस्तों। अगर प्रश्न आ जाए कि जौ की उत्पत्ति कहां से हुई, तो अपना जवाब होगा मध्य एशिया से हुई है। जो है उसमें गेहूं की तुलना में क्षारीय भूमि और क्षारीय जल के प्रति अनुकूलता पाई जाती है दोस्तों। ये आसानी से इसकी खेती क्षारीय भूमि में भी की जा सकती है। इसके लिए उपयुक्त मिट्टी आप देख रहे हैं, हल्की दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त वर्षा है वो 50 से
80 सेंटीमीटर है। और दोस्तों जौ का जो वानस्पतिक नाम है वो हॉर्डियम वल्गर है। ये जो है ना, इसके उत्पादन की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों उत्तर प्रदेश से होता है, और उत्तर प्रदेश के बाद जो उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन अगर अपन बात करें जौ की तो जयपुर से होता है। एक बार दोबारा देखना, जौ की उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है, और ऐसा मानते हैं कि जौ रूपी जो फसल है वो आर्यों के साथ भारत आई थी। तो कई बार दोस्तों इस प्रश्न को भी पूछ लिया जाता है कि जौ की फसल को भारत लाने का श्रेय किनको दिया जाता है, तो अपना जवाब होगा आर्यों को दिया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका उत्तर प्रदेश से होता है। उत्तर प्रदेश के बाद अपने राजस्थान का स्थान दूसरा है। राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जयपुर से होता है, और दोस्तों अपने सीकर का स्थान राजस्थान में दूसरा है। इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो हल्की दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। अपनी जो पश्चिमी राजस्थान की बलुई मिट्टी है, इस बलुई मिट्टी में क्षारीयता पाई जाती है। दोस्तों याद रखना, पीएच मान के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार की होती है। वह मिट्टी जिसमें पीएच वैल्यू 7 हो वो उदासीन कहलाती है। जिस मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो वो क्षारीय कहलाती है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो दोस्तों वो अम्लीय मिट्टी कहलाती है। अपने पश्चिमी राजस्थान की जो बलुई मिट्टी है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, अर्थात क्षारीय है, और इस क्षारीय मिट्टी के प्रति इस जौ की फसल में अनुकूलता पाई जाती है। ये क्षारीय भूमि व क्षारीय जल के प्रति अनुकूलता रखता है। ये हो गए अपने प्रमुख अनाज फसलें। अब इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में अपन बात करेंगे प्रमुख दलहन और तिलहन फसलों की। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।